Hello everyone, I am Purnima Sharma, Senior Teacher of Sanskrit in MGGS English Medium City कोतवाली धौलपुर। आज हम आपके सामने संस्कृत व्याकरण का उच्चारण स्थानानी टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक वैसे तो 9th क्लास का है, लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज है संस्कृत शिक्षण की। तो 6th क्लास से जब हम संस्कृत शिक्षण प्रारंभ करते हैं तभी से हमें वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थानानी। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण क्या है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले वर्ण। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, जिसमें कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका का योगदान होता है। इन उच्चारण स्थानों से पूर्व वर्ण के विषय में आवश्यक ज्ञान अपेक्षित है। हमारे लिए जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, ये देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे क, ख, ग आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भेद। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। एक स्वरवर्ण, इन्हें अच भी कहते हैं, और खा पर है व्यंजन वर्ण, इन्हें हल भी कहा जाता है। अब देखिए स्वरवर्ण क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वरवर्ण कहते हैं। स्वर 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, रि, लु, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले है हमारा स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात वो उच्चारण करने के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर 13 होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया पहले। अ, आ, ई, उ, रि, लु, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से माने गए हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रि, लु, अर्थात जो हमारे छोटे, जिनको हम छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ सामान्य भाषा में कहते हैं, वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या 5 है। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता है। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दोगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, रि, ए, औ, ओ, ऐ, औ। इनकी संख्या 8 है। इनका उच्चारण करने में हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, इसलिए ये दीर्घ होते हैं। इनमें हमारा स्वर थोड़ा लंबा जाता है। अब तीसरा ये देखिए प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। जैसे अ, इसके सामने ये देखिए 3 का अंक है, तो इसको हम बोलेंगे अ, ई, उ, रि, ल, ए, ओ, ऐ, औ।
इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। अर्धमात्रा काल अर्थात अ से भी आधा समय हमको इसके बोलने में लगता है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे सारे व्यंजन हैं और इनमें सब में हलंत का निशान, ये जो हमारा चिन्ह होता है इसको हम हलंत का चिन्ह कहते हैं। ये सब में हमारे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। ये सारे हमारे व्यंजन हैं। तो ये देखिए, ये क, ख, ग, म, इनका उच्चारण इस तरीके से होता है। ऊपर लिखे गए ये सभी व्यंजन स्वर रहित हैं, इनमें स्वर नहीं है। इनके स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि से इनमें हल्का चिन्ह लगाया गया है। जब किसी व्यंजन को किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हल्का चिन्ह हटा देते हैं। जैसे क धन आ, ये आ स्वर है। जब हम इस क व्यंजन से अ का मेल करेंगे तब ये हमारा पूरा व्यंजन, पूरा शब्द वर्ण बनता है क। इसी तरह व्यंजन के भेद देखिए आप। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 व्यंजन है हमारे, जिनको उच्चारण की भिन्नता के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले ये हमारा देखिए आप स्पर्श व्यंजन। कादयो मावसानः स्पर्शः, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुक कर झटके से निकलती है, वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। क से म पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक हैं। इनकी संख्या 25 है जो निम्न 5 वर्गों में विभक्त हैं। सबसे पहले क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। इसी तरीके से च, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। अब जैसे हमने बोला क, तो क में हमारी जिह्वा ऊपर जाकर के हमारे तालू के पीछे के मूर्धा के हिस्से को टच करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरा है देखिए अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यणो अंतः स्था अर्थात यण, यण में या, व, र और ला, ये अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या 4 है। ये देखिए यण, ये यण जो है, यण में हमारे 4 वर्ण आते हैं। ये आगे भी जब हम शिक्षण करेंगे संस्कृत का, आगे संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज आएगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकालकर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। शल ऊष्माणः अर्थात शल, शल में आते हैं शु, श षट्कोण वाला, स, ह, ऊष्म संज्ञक व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। इनके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मूल से बनते हैं। जैसे क प्लस श, ये हमारा हो गया क्ष, त प्लस रा त, ज प्लस या, ये हो गया हमारा ज्ञ। तो ये हमारे तीनों संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आता है हमारा अयोगवाह वर्ण। नंबर 1 अनुस्वार। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इयम गच्छति। अब इयम गच्छति में ये जो माँ है इसका हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं, ये हमारा अनुस्वार है। तो इयम गच्छति। दूसरा है यशान प्लस सी, इसको जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यशांशी। ये हम ना को यहाँ अनुस्वार के रूप में यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा हो जाता है यशांशी। इसके अन्य उदाहरण है अंश,
अवतंश, हंस, धनुषी, वहतम, सिंह, हिंसक आदि। इसके बाद दूसरा देखिए अयोगवाह में अनुनासिक म, ड़, ण, नह, ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कहाँ, वहां, यहाँ, 5 आदि। तीसरा है विसर्ग, स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं, ये देखिए ये 2 बिंदु हैं, को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है। ये देखिए आधे ह, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे उच्चारण में आधे ह की ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह र और स के स्थान पर भी आता है, जैसे रामः, भानुः इत्यादि। जैसे हम अह बोलते हैं, अंग अह, वो होता है अह, इसी तरह इसको हम बोलते हैं रामः भानुः, तो इसके उच्चारण में हा की ध्वनि निकलती है। इसके बाद देखिए अब हमारा आता है जिह्वा मूलीय, क ख, इनके आगे ये जो निशान लगे हुए हैं, इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वा मूलीय कहते हैं, जैसे सह करोति, क सह खादति। 5वां है उपमान्य, इस तरह पा से पहले लगते हैं, ये फा से पहले लगता है। इसका प्रयोग प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, जैसे कह पचती, पाका वृक्षः फलति, ये फा। अंततः देखिए क वर्ग से प वर्ग तक 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षरों क, ख, च, छ, ज तथा ऊष्म वर्गों श, श, स, ह को पवश व्यंजन और शेष वर्णों ग, घ आदि को कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के 2 प्रकार हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण। 5 वर्गों के पहले वर्ण कौन से होते हैं हमारे, जो वर्ग का पहला वर्ण होता है क, ट वर्ग का ट, च वर्ग का च, इस तरीके से जो पहला वर्ण होता है वो, और तीसरे वर्ग जैसे का हो जाता है ग, टा का होता है ट, ड, इस तरीके से जो तीसरा वर्ग होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। वर्णों के पंचम वर्ण अणा, ऋ, ण, नु, मा, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ण क्या होते हैं इसकी नॉलेज, हमारी बेसिक नॉलेज पूरी हो जाती है। और कल हम फिर इन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और इससे आगे हम आपके सामने व्याकरण के नए नए टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से लाते रहेंगे। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।